तो हम लोग इससे पहले वाली क्लास में क्या कर रहे थे? आपातकाल, ठीक है। और आपातकाल में 3 अनुच्छेद जो सामान्य है वो याद रखने बोले थे, 52, 56, 60, 352, 356 और 360। ये तो इतना सा सबको याद रहता है। इसके बाद इसमें कुछ हम लोग डिटेल पढ़े थे कि 352 में कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपातकाल किन कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे आसान सवाल देखोगे तो आपातकाल कौन लगाता है? कौन लगाता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। कैबिनेट के लिखित परामर्श पर, सिर्फ मुखस्ती नहीं, लिखित परामर्श पर ही आपातकाल लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखे हुए थे 3 ही कंडीशन है जब आपातकाल लगाया जा सकता है। या तो किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, या बाह्य आक्रमण हुआ हो, या सशस्त्र विद्रोह। क्या मूल संविधान में जब आपातकाल का व्यवस्था किया गया था सशस्त्र विद्रोह था? क्या था? आंतरिक अशांति। किस वर्ष इसको हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो आगे हम लोग पढ़े हुए थे कि राज्य का रक्षा करना बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय में केंद्र का कर्तव्य है। इसमें था 355 में। उसके बाद अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य सरकार शासन नहीं कर पाती है, तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। हम लोग नहीं लगाएंगे, मतलब राष्ट्रपति लगाएंगे और सारा पावर आ जाएगा केंद्र के पास। किसमें कहा गया था? 356 में। इसके बाद अगर वित्तीय संकट आता है तो वित्तीय आपातकाल 360 में। इसके पहले 2 अनुच्छेद देखे थे, 358, 359, जिसमें यह कहा गया था कि जैसे ही आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 19 निरस्त हो जाएगा। और 359 में यह कहा गया था कि इसके बाद खत्म किया जा सकता है। अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार में अन्य अनुच्छेद बच जाते हैं उसमें से 2 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। तो तुमसे पूछा जाएगा कि आपातकाल के समय में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं हो सकता है? 20 और 21, ठीक है। ये हम लोग 359 में पढ़े हुए थे। अब अगला जो है वह है भाग, कौन सा? भाग 19। इससे पहले भाग 18 देखे थे। कौन सा भाग देख रहे थे? भाग 18 आपात उपबंध। इसके बाद है भाग 19। भाग 19 में है प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण। ये बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है हिंदी में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिसलेनियस। क्या कहते हैं? मिसलेनियस। और इसका मतलब तुम जानते हो, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। क्या होता है? विविध। पढ़ते भी हो, विविध ही के मिसलेनियस। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। ये कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी जो चीजें बच गई है उसको इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें काफी भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक हैं। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए मिसलेनियस में क्या है, तो मिसलेनियस में है राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेषाधिकार। क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार। इसको लेकर भी अभी चर्चा में है, ठीक है। बताए जो थे कि राष्ट्रपति महोदया 14 प्रश्न पूछिए, उसमें से एक इसका भी चर्चा हुआ है 361 का। किसका हुआ है? 361, ठीक है। 361। अच्छा, पहले ये अनुच्छेद में ये इस भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 361 से लेकर 367 तक, ठीक है। भाग 19 में कहां से कहां तक अनुच्छेद? 361 से लेकर 367, 361 से लेकर 367। इसमें तुम्हारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अभी करंट रेस्पेक्ट में, वो है 361, क्योंकि अभी जो 14 प्रश्न जो राष्ट्रपति महोदय ने किया है उसमें से एक इसका भी उल्लेख है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है? क्योंकि 361 में कहा गया है कि जो भी हमारे देश के या राज्य के राष्ट्राध्यक्ष होंगे या राज्य के हेड होंगे, और जानते हो 2 ही होता है कि देश में कौन है? राष्ट्रपति, और राज्य में कौन है? राज्यपाल। इन दोनों को न्यायिक जो प्रक्रिया होता है उससे क्या मिला हुआ है? सुरक्षा। इनके खिलाफ केस नहीं हो सकता है। पूर्व का अगर कोई केस है भी तो जैसे ही पद पे आएंगे वो केस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी पद पर जब तक ये रहेंगे किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्यवाही इनके ऊपर नहीं हो सकता है, और ना ही इनके डिसीजंस को, जो भी ये फैसला सुनाएंगे या जो भी बोलेंगे उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। समझ में आया? ये पूरी तरह से इनका विशेषाधिकार है। और यहाँ पे कई बार पूछा जाता है हमसे कि बताओ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? 361। ऐसे कई अनुच्छेद हैं, लेकिन 361 में साफ साफ दिखता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान है। और यहाँ साफ साफ कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है उनके लिए कानून है ही नहीं। ये साफ साफ यही कहना होगा कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है।
वह अपने जब पद पे आएंगे तो उसके बाद किसी भी बात के लिए या किसी भी चीज के लिए जब तक वो पूरी तरीके से असंवैधानिक ना हो तब तक उनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और ना ही कोर्ट उनको कभी अरेस्ट कर सकता है उनके कार्यावधि के दौरान, और ना ही किसी प्रकार का कार्रवाई चला सकता है। ये पूरी तरह से इनको विशेषाधिकार हो गया। अब यहीं से सवाल उठा, यहीं से सवाल उठाई राष्ट्रपति महोदया ने कि अगर हमको ये विशेषाधिकार मिला हुआ है और राज्यपाल को भी मिला हुआ है तो आप कैसे गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। अब शायद अभी जवाब आया है कि आने वाला है, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब होता है। मजेदार जवाब होगा जो भी आएगा, ठीक है, तो देखेंगे। देखो जब भी ऐसे सवाल होते हैं इसको सिर्फ नेगेटिव परिप्रेक्ष्य नहीं देखना है कि ये नेगेटिव चीज है, क्यों सवाल किया, इससे बहुत सारा क्लैरिटी मिलता है। जो जो दुविधा अभी हुआ, सवाल किया गया, तुम जानते हो कौन लास्ट व्याख्या होता, व्याख्या क्या बोलते हैं, व्याख्यानकर्ता, ठीक है, संविधान का लास्ट व्याख्यानकर्ता मतलब समझाने वाला अंतिम कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कहीं पर अगर किसी को डाउट है तो इस तरह से सवाल अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिटेल से बता देगा, उसके बाद फिर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये सब जब होता है तो अच्छी बात है, हम लोगों को जानकारी मिलता है, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो 361 में क्या है, इसलिए बोले ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तब इसको छोड़ भी देता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है और अब तो और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों को संरक्षण। तो राज प्रमुख जैसा अब कोई पद अभी है नहीं, ठीक है, ये सब खत्म हो गया। तो दो ही पद है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है, या मान लो इनके समतुल अगर कोई अधिकारी होता, जो कि है नहीं, अभी कौन है, राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, इनके समतुल तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को संरक्षण मिला हुआ है। क्या क्या संरक्षण मिला हुआ है एक बार हम लोग देखते हैं। ये सभी मतलब ये सब जो लिखे हुए हैं ये सभी पद पर रहते हुए अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सबसे बड़ा चीज तो यहीं पे, ये क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, इसी को तो लेकर सवाल भी उठा है कि जब हम अपने कार्यों के लिए न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब मेरे कामों को लेकर न्यायालय कोई नहीं जा सकता है, न्यायालय हमसे पूछ नहीं सकती है आप ये क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है, इसी को तो लेकर सवाल उठाना। जब न्यायालय पूछ ही नहीं सकता हमसे, हमको आदेश कैसे दे सकता है कि आप ऐसा कीजिए। इसमें यह नहीं कहा गया है कि न्यायालय बोल नहीं सकता है, इसमें यह कहा गया है कि आपके कार्यों को लेकर न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तब देखो क्या डिसीजन आता है, उसका और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो 361 में पहला चीज क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उसको लेकर हम नहीं जा सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा, इसी को थोड़ा सा और घुमा फिरा के लिखा गया, इनके विरुद्ध क्या है, पदावधि के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी। मतलब अगर कोई कार्रवाई उन पर चल भी रहा था तो जैसे ही वो पद पे आएंगे वो सारा केस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पद पे रहते हुए कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं चल सकता है, ठीक है। ये किसके लिए है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखो कितना बड़ा बड़ा विशेषाधिकार है इनको, ठीक है। इसके बाद तीसरे में है, इनके गिरफ्तारी या कारावास का आदेश न्यायालय नहीं दे सकता है, ठीक है। ऑब्वियस है, जब कार्रवाई ही नहीं चलेगा, ये तो फालतू में जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम नहीं जोड़े हैं, ये संविधान में जोड़ा गया है, तो ये फालतू चीज है। जब कार्रवाई ही नहीं चलेगा, ठीक है, तो न्याय मतलब जेल वेल डालने का या गिरफ्तार करने का तो बात ही नहीं उठता है। जब कोर्ट ही कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो गिरफ्तार कहां से किया जाएगा, और जब गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है, कोर्ट कार्रवाई ही नहीं कर रहा है, तो इनको जेल में कैसे डाला जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, ये तो मतलब बेकार का चीज है, ठीक है। तो इनके पद पे रहते हुए इनको गिरफ्तार नहीं किया सकता और कारावास का सजा भी इनको नहीं सुनाया जाता है। तो हमको तो ये अब नॉर्मल लगता है, कोई इसका यूज नहीं था, पर खैर कुछ डेप्थ मीनिंग होगा, हम लोगों को उस पर नहीं घुसना है, ठीक है। और चौथा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कि कार्यकाल के दौरान ये था आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और दूसरा क्या है, सिविल कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, मतलब किसी भी प्रकार का। एक लाइन में ये याद रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्यवाही नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में अंतर ये है, आपराधिक कार्रवाई के बारे में तो और डिटेल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सिविल कार्रवाई के दौरान ये कहा गया है कि पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार का सिविल कार्रवाई भी तो होगा नहीं, लेकिन जब वो पद से हट जाएंगे उसके बाद भी, पद से हटने के बाद भी जब भी कभी सिविल कार्रवाई उनके खिलाफ होगा तो 2 महीना पहले उनको सूचना देना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक है। सिविल कार्रवाई मतलब समझा ना, 2 तरह का केस होता है, एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस, ठीक है। तो क्रिमिनल के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस इन पर नहीं चलेगा और ना ही किया जा सकेगा। लेकिन सिविल केस के बारे में ये कहा गया है कि सिविल कार्रवाई पद पे रहते हुए तो नहीं चलेगा,
लेकिन पद के बाद भी जब भी इन पर सिविल कार्रवाई चलेगी तो इनको कितने महीना पहले इन्फॉर्म करना होगा? 2 महीना पहले, ठीक है। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति का भी दर्जा होता है, ऐसा नहीं कि अगर पूर्व राष्ट्रपति हो गए तो कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति का भी एक ओहदा होता है, ठीक है। क्या 361 समझ में आया? तो ये सारी बात एक तरफ, एक लाइन में क्या याद रखोगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही से सुरक्षा। क्या याद रखोगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायिक कार्रवाई से सुरक्षा। अपने भाषा में समझने के लिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी प्रकार का केस नहीं हो सकता है और ना ही उनके किसी कार्य में न्यायालय हस्तक्षेप डाल सकता है। इतना याद रहेगा सबको? देखो ये हुआ लिखा हुआ चीज, पर दिमाग में ये हूबहू सेंटेंस तो याद रहेगा नहीं, तुमको याद ही नहीं रखना है। ये तो लिखने पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, उसके बाद दिमाग में वो रिकॉल करेंगे जो हमको याद रहता है। क्या याद रखना है 361 में? राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चल सकता है। बस एक लाइन याद रखना है, ठीक है। क्या याद हो गया? 361 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला अनुच्छेद है कि संसद राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन को संरक्षण। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, ठीक है। पहले क्या होता था कि संसद के अंदर, हम पहले बताए हुए विशेषाधिकार मिला हुआ है, ठीक है, और अंदर में कुछ भी चलता है, ठीक है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि संसद के अंदर जो कार्रवाई चल रही है इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता था, इसको बाहर मतलब लोगों को दिखाया नहीं जा सकता। अगर दिखाया गया तो हो सकता है कि सरकार कुछ एक्शन ले ले, ठीक है, केस उस पर हो जाए कि तुम कैसे दिखा दिया, वहां पे कुछ गुप्त सूचना चल रहा था, गुप्त डिस्कशन चल रहा था, तुम बाहर दिखा दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप संसद भवन के अंदर बैठकर रोज गुप्त बैठक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आम लोगों का बैठक है और आम लोगों को जानने का हक है। तो इसको लेकर इंदिरा गांधी इसको काफी मिसयूज की थी। इसी कारण से जब इंदिरा गांधी हटी तो जानते हो एक संशोधन हुआ जिसको हम लोग 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978, ठीक है। इसमें यह साफ साफ कहा गया, ठीक है, इसमें यह साफ साफ कहा गया कि संसद या राज्य विधानमंडल जो भी होगा, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा या राज्य विधानमंडल में यानी विधानसभा और विधान परिषद में जो भी कार्रवाई चलेगा उसके प्रकाशन मतलब उसको लोगों को दिखाने से या उसके बारे में लोग छापने से पेपर में कोई रोक नहीं सकता है। इस पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होगा तब तक जब तक कोई गुप्त बैठक ना हो, यानी तो कोई इंटेंशनली बुरे नियत से उसका प्रकाशन ना करे, तब तक इसके प्रकाशन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगा। और इसी को और बढ़िया से लागू करने के लिए, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए, अभी तुम जानते हो संसद टीवी है हमारे यहाँ। क्या है? संसद टीवी। टीवी में एक चैनल आता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई खुलेआम तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पारदर्शिता को बढ़ाता है, इसी को और बढ़िया से लागू करने के लिए। तो इससे पहले संसद की कार्रवाई को बाहर अगर कोई छाप दिया तो हो सकता है सरकार उस पर क्या ले ले? एक्शन। क्या अब ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, पूरी तरह से छापो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसा चीज छाप दो जो देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाए। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में ये सब कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 361 ए, ठीक है, 361 को, ठीक है, याद रहेगा। 361 ए कब जोड़ा गया? 1978। कौन से संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन। क्या है इसमें? संसद या राज्य विधानमंडल के अंदर जो कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ये कार्रवाई का मतलब समझ में आया ना? कार्रवाई का मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह से संसद भी चलता है, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष बैठे हुए हैं और सब मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब किसी बात पे डिस्कशन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, जो भी चल रहा है, डिस्कशन में ही झगड़ा हो जाता है। आपस में बोल देंगे, तुम पक्ष में बोलो, तुम विपक्ष में बोलो, बोलने लगोगे, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कार्रवाई चल रहा है इसी को कहते हैं संसद की कार्रवाई। तो इसको हम लाइव टीवी से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसी को ये और ज्यादा मजबूत करता है, इसके प्रकाशन पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोई प्राइवेट आदमी भी तुम्हारे पूरे मामला के बारे में अगर छाप दिया तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। क्या याद रखोगे? कौन सा अनुच्छेद है? 361। इसके बाद है देशी रियासतों के शासकों के अधिकार व विशेषाधिकार, ठीक है। ये कहा गया 362 में। किसमें है? 362, ठीक है। ये क्या मामला था? ये जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में जानते हो कई सारे देशी रियासत थे, ठीक है। कितनी रियासत थे? लगभग 565 था, जिसमें कुछ पाकिस्तान में गया, कुछ बोला था हम किसी में शामिल नहीं होंगे और रेस्ट भारत में आया। फिर बाद में 3 ठो ऐसा था जो किसी में शामिल नहीं हुआ तो मार्केट के भारत अपने में शामिल किया, ठीक है। फिर वो सब अभी नहीं जाएंगे, वापस हो। तो इतने सारे जो राजवाड़े थे, इतने सारे जो रियासत थे, अब इसका जो राजा होगा वो एक झटके में तो रंक नहीं बन सकता है। अब ऑब्वियस है ना जी, किसी को रॉयल लाइफ जिया हुआ है तो उससे तुम बोलोगे कि आम इंसान की तरह जियो, तो वो संभव नहीं है।
वो रोज जब आता है तो ऐसे करके आता है, यहाँ पे एकदम पूरा तमगा वगैरह लगा रहता है, चट्टो बॉडीगार्ड रहता है, अकल से बोलोगे बीच में आके बैठो तो अच्छा नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारे देश में उनको शामिल किया गया तो बोला गया कोई बात नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए हम लोग आपको खर्चा वगैरह देंगे, आपको हम कुछ राइट्स भी देंगे। जैसे आज तुम जानते हो कई अधिकारी के पास स्पेशल राइट्स होते हैं, तो उनको भी कई स्पेशल अधिकार दिए गए। उनके पास मोहर होता था, अगर मान लो ये बात कहना है, तुम जाओगे डीएम के पास तो तुमको एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर अगर कोई राजा जाता है तुमको आम नागरिक की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। और उनके पास मोहर भी होता था, उस मोहर से अगर वो कुछ हिसाब दिए तो उनको जितना अधिकार मिला हुआ है उसके हिसाब से उनका मोहर भी वैल्यूएबल होता था। अभी तुम जाओगे कहीं पे, मान लो डीएम कुछ स्टैंप कर देता है और अपना साइन करता है, कितना वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक वैसा ही उनके राजवाड़ों के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा रियासत था, जितना उनको अधिकार मिला था, उस हिसाब से उनके भी स्टाम्प का क्या होता था, वैल्यू। ये शुरुआती दौर में लुभाने के लिए दिया गया था कि आप लोग एडजस्ट हो जाइए कुछ दिन में, ये सब तो खत्म होने ही वाला है, आप कोई देश के कोई अधिकारी या कुछ है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास था इतना सारा पावर, तो अचानक से नहीं खींच रहे, नहीं तो मर जाएंगे आप, इसीलिए धीरे 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 वापस लेंगे, ठीक है। तो इनको कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था, उसकी चर्चा किसमें की गई है, 362 देशी रियासत के शासकों के अधिकार व विशेषाधिकार, समझ में आ गया। इसी के साथ ही एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो था 291। कौन सा था, 291, 291, ठीक है, 291। कौन सा अनुच्छेद है, 291, ठीक है। इसमें था प्रीवी पर्स का चर्चा। क्या है ये प्रीवी पर्स, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रीवी पर्स की चर्चा। प्रीवी पर्स क्या होता था, प्रीवी पर्स होता था जो ये राजवाड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, अब इनका तो टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार पहले इन्हीं का था अपने रियासत में, क्या अब है क्या, अब तो भारत सरकार वसूल रही है, तो इनका खर्चा कहाँ से चलेगा, ये जो चलेंगे बॉडीगार्ड ले घर, ये सब कहाँ से चलेंगे, सरकार बोले हम आपका खर्चा उठाएंगे, क्योंकि आपका सारा संपत्ति कौन हड़प लिया है, सरकार। अब आपका राजवाड़ा है नहीं, तो आपका जो खर्चा होगा वो हम चलाएंगे और आपको हम कुछ पेंशन के रूप में देंगे। इसी पेंशन जो या एक्स्ट्रा पैसा जो उनको दिया जाता था, इसी को क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स। क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स, ठीक है। तो ये राजाओं का विशेषाधिकार होता था। तो याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा कि प्रीवी पर्स की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 291 में। किसमें की गई है, अनुच्छेद 291, ठीक है, 291। और राजाओं के या जो रियासत हुआ करते थे उनके राजाओं के लिए विशेष उपबंध या विशेषाधिकार, उनका विशेषाधिकार का चर्चा कहाँ किया गया है, 362। ये दोनों एक साथ ही याद रखोगे, एक साथ ही खत्म किया गया, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे देश के लिए वो उतना कोई आवश्यक था नहीं। इसीलिए 1971 में, कब, 1971 में 26वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, 1971। इसमें बोला गया कि अब आप लोग एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आजादी होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी लगभग 20 साल बीत चुका है, 20-21 साल। अब आप लोग क्या हो चुके हैं, एडजस्ट। संविधान लागू होने से 50 में हुआ और 71 का बात है, ठीक है, तो लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग एडजस्ट हो चुके हैं और अब आपको स्पेशल किसी खर्चे की या किसी स्पेशल अधिकार की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इनके सारे अधिकारों को कर दिया जाता है खत्म। तुमसे यही सवाल पूछा जाता है कि प्रीवी पर्स को कब खत्म किया गया, कब किया गया, 1971 में। किस संविधान संशोधन से, 26वां संविधान संशोधन। तो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि प्रीवी पर्स है क्या और क्या संवैधानिक, कई बार ये पूछ लेगा कि प्रीवी पर्स का क्या संविधान में उल्लेख है। देखो अनुच्छेद अभी तक नहीं पूछा, एक बार मतलब एग्जाम में तो पूछा है, हम जितना सवाल बोले इसमें अनुच्छेद का चर्चा कहीं आया, लेकिन प्रीवी पर्स 3-4 बार आ गया। ये प्रीवी पर्स को कब खत्म किया गया, कब खत्म किया गया, 1971 में। प्रीवी पर्स को किस संविधान संशोधन से खत्म किया गया, 26वां। क्या संविधान में प्रीवी पर्स की चर्चा है, बोलोगे हाँ है। किस अनुच्छेद में है, 291 में। तो एक 26वां संविधान संशोधन 1971 में 2 अनुच्छेद को निरस्त किया गया। एक था अनुच्छेद 291 और दूसरा था अनुच्छेद 362। इन दोनों को खत्म कर दिया गया 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत। इन शॉर्ट हम एक लाइन में बोलेंगे, 1971 के 26वां संविधान संशोधन के तहत जो राजवाड़े थे या जो राजा लोग अभी बच गए थे, उनके विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त। इसीलिए ये दोनों अनुच्छेद हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद किसके लिए है, रियासत के राजाओं के विशेषाधिकार से संबंधित है। यहाँ पैसा मिल रहा है और यहाँ इनको कुछ अधिकार वगैरह मिला हुआ है, उससे का चर्चा। तो दोनों साथ में ही पढ़ते हैं और साथ में ही दोनों को क्या किया गया है, खत्म। क्या अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 291 समझ में आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 291 में प्रीवी पर्स, अनुच्छेद 291 प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था, राजा को जो स्पेशल पेंशन मिलता था, यही समझ लो,
जो राजा लोग थे, जब देश आजाद हुआ तो उनका राजगद्दी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा स्पेशल दर्जा देने के लिए उनको पेंशन दिया जाता था। जैसे आज तुम देखते हो कि जो फ्रीडम फाइटर्स उनको पेंशन मिलता है, क्या फ्रीडम फाइटर्स मतलब आज के डेट में वैसा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना योगदान रहा है देश की आजादी में, उसको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं? पेंशन वगैरह देते हैं। आज तुम जानते हो कि जो फ्रीडम फाइटर्स के अभी पोता हैं, उनको भी पोता नाती, इनको भी दिया जाता है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन। ये सम्मान है, जब चाहे तब इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह का सम्मान। वैसे ही यह सम्मान दिया गया था कि आप लोग राजा हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा विशेषाधिकार का फायदा उठाइए। ठीक है, क्या दोनों क्लियर हो गया? बढ़िया, आगे अगला है, पूर्व के राज्यों तथा राजवाड़ों द्वारा की गई संधि समझौता में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज था, कि ध्यान देना। ठीक है, ये कहा गया जैसे देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, देश आजाद होने के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, इससे पहले, संविधान लागू होने से पहले जो राज्य सब थे, क्या वो सब कुछ ना कुछ संधि किया होगा किसी ना किसी से? ठीक है, कुछ ना कुछ समझौता वगैरह किया होगा। तो क्या जैसे देश आजाद हुआ वो सब समझौता अगर एक झटके में टूट जाता है तो देश में तो फिर अफरा तफरी मच जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि हम लोग अचानक से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और कोई उस चीज को लेकर, हो सकता है कि आज के रेस्पेक्ट में वो इनवैलिड हो गया हो, लेकिन फिर भी अचानक से हम उसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही कहा गया है कि पूर्व के राज्यों, मतलब आजादी से पूर्व के जो राज्य थे या राजवाड़े थे, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ बोल बोल के सबको बुलाए कि आप आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो विशेषाधिकार है हम रखेंगे, आइए, हम लोग सब बोल बोल के जमा किए हैं। और न्यायालय को तो अभी पता भी नहीं है कि क्या हुआ। जब हमारा एकीकरण किया जा रहा था उस समय में न्यायालय था क्या? न्यायालय जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उससे पहले तो अस्तित्व में ही नहीं था, फेडरल कोर्ट था। न्यायालय का स्थापना तो बाद में हुआ, तो वो उसको तो पता ही नहीं कि क्या क्या मेहनत हम लोग किए हैं, तो किसको क्या समझाएं नहीं समझाएं, कौन सा क्या किसका संधि था, इससे पहले हम लोग बोलेंगे आप वैलिड रखिए, और जैसे देश आजाद बोलेंगे इनवैलिड हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि पूर्व के राज्यों और राजवाड़ों के द्वारा की गई संधि या समझौता न्यायालय में हस्तक्षेप लायक नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? 300 कौन सा था? 363 किसमें था? 363 किसमें था? 363। ठीक है, इसके बाद है बंदरगाह एवं हवाई अड्डों के बारे में विशेष जुबान, ये है 364। कौन सा है? 364। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि देखो, अब बंदरगाह और हवाई अड्डा जो है ये दोनों स्पेशल चीज है। कैसे स्पेशल है? अगर मान लो किसी राज्य में हवाई अड्डा है और वो अपना कानून बनाने लगा उस पर, समझना इस चीज को, तो कितनों को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हवाई अड्डा सिर्फ उस राज्य का नहीं है। एक राज्य में जो हवाई अड्डा है और राज्य का क्या ये काम है उसमें, नहीं समझ में आया? हवाई अड्डा अगर हम यहाँ बनाए हुए हैं, बिहार में मान लो कोई हवाई अड्डा है, ठीक है, तो इसमें बिहार क्या कर रहा है? इसमें तो बाहर से जो फ्लाइट आ रहे हैं उसको लैंड करना है। अब विदेश से आ रहा है, ठीक है, या मान लो किसी अन्य स्टेट से आ रहा है, अब बिहार अपना कानून उस पर लागू कर देगा। फिर मान लो झारखंड में हवाई अड्डा, वो अपना कानून लागू कर देगा। दिल्ली में हवाई अड्डा, वो अपना कानून लागू कर देगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट आ रहे हैं, उसको देश को देखना है, ठीक है, राज्य बोलेगा यहाँ मेरा कानून लागू होगा। ऐसे में मतलब जो हमारा व्यवस्था है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा, और जो जहाज होता है पानी वाला जहाज, इसके लिए बंदरगाह। इन दोनों के लिए विशेष उपबंध किया गया कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे अपने मन से कोई कानून नहीं बनाएगा, इसके लिए स्पेशल कानून बनेंगे। ठीक है, उसी का चर्चा किया गया किसमें? 364 में, कि बंदरगाह एवं हवाई अड्डों के बारे में विशेष उपबंध। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर है तो आप जैसा तैसा उसमें कानून बना देंगे। इनके लिए विशेष उपबंध होंगे, इनके लिए विशेष व्यवस्था होगा, कौन सा कैसा हम नीति बनाएंगे उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 364। ठीक है, इसके बाद है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वहां राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कहा गया है 365 में। किसमें कहा गया है? 365। अब देखो यहाँ पे भारी कंफ्यूजन होगा। राष्ट्रपति शासन अगर तुमसे पूछे, आंसर करोगे 356। राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356। तो राष्ट्रपति शासन तो लगता है 356 में ही, लेकिन 365 में एक स्पेशल चीज कहा गया है। क्या कहा गया है कि राज्य जो है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें राज्य को केंद्र के अधीन रख के कार्य करना होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? राज्य सरकार जो है, भले ही राज्य सरकार अपने यहाँ कानून बनाती है, अपने यहाँ नियम बनाती है, वो सब बात सही है, लेकिन राज्य सरकार को हमेशा किसके अधीन रख के काम करना है? केंद्र सरकार के अधीन। अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश जारी करता है तो उसको राज्य सरकार को फॉलो करना होगा। अभी कुछ दिन पहले तुम देखा था, जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ था
तो ममता बनर्जी जी बोली कि हम बंगाल में नोटबंदी नहीं लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर बोल दी वो नहीं लागू करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर नहीं लागू करेगी तो उनका सरकार खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो केंद्र के निर्देश का क्या नहीं कर रही है, पालन नहीं कर रही है। कौन सा अनुच्छेद अप्लाई होगा? 365। तो अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं कर रही है, या नहीं तो केंद्र के द्वारा जो कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके नियमावली के रिस्पेक्ट में, उसका वो उत्तर सही से नहीं दे रहा है, ऐसे केस में राष्ट्रपति ये मान के चलेगा कि उस राज्य में संवैधानिक विफलता आ चुकी है। समझना इस चीज को। अगर कोई राज्य केंद्र को जवाब नहीं दे रहा है, केंद्र अगर सवाल पूछा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र के जितने कार्रवाई होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। तो अगर केंद्र का जवाब नहीं दे रहा है कोई राज्य, या केंद्र के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वो राज्य फॉलो नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति ऐसा मान लेगा कि इस राज्य में असंवैधानिक तत्व शासन कर रहे हैं, मतलब वहां संवैधानिक विफलता आ चुकी है। और अगर संवैधानिक विफलता आ चुकी है तो राज्य में क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन यहां पर भी लगाया जाएगा 356 के तहत ही, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर पूछा जाए कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा है क्या, तो बोलोगे हाँ, लेकिन राष्ट्रपति शासन इसके तहत लगाया नहीं जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का पावर किसके पास है? 356 के पास। ये बस यहाँ से भेजेगा 356 को, जाइए अब आप वहां के हिसाब से लगाइए। समझ में आया? तो 365 में क्या कहा गया है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश को फॉलो नहीं करता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाएगा, कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल होगा? 356। क्योंकि 356 में ही कहा था कि अगर कहीं पे संवैधानिक विफलता आती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और इसमें कहता है कि अगर केंद्र का जवाब नहीं देता है या केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है, वहां संवैधानिक विफलता आएगी। समझ में आया? तो कभी भी अगर तुमसे पूछा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत, कंफ्यूज मत होना कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत ही लगाया जाता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन डाल दे कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश को फॉलो नहीं करता है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 365। क्लियर हो गया? एक लाइन में अगर तुमसे पूछ ले राष्ट्रपति शासन का चर्चा किस अनुच्छेद में? 356। लेकिन केंद्र का जवाब नहीं दे रहा है या केंद्र के निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है कोई राज्य, तो वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। किस अनुच्छेद में? 365। क्लियर हो गया? इसलिए ये याद रखना, इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो भाग अभी हम लोग 19 देख रहे थे। भाग 19 में बहुत अधिक ऐसा नहीं कि तुमको हर चीज याद रखना है, लेकिन दो अनुच्छेद को फिलहाल याद रखोगे, 361 और 365। ये दो चीज याद रखना, इससे तो कई बार सवाल आए और 361 अभी चर्चे में। फिर से एक बार हम दोनों का थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार मिला हुआ है कानूनी कार्रवाई से। किस अनुच्छेद में? 361 में। ठीक है? कोई राज्य केंद्र का निर्देश फॉलो नहीं करता है, वहां पे संवैधानिक विफलता मानी जाएगी। किस अनुच्छेद में? 365 में। किस अनुच्छेद में? 365 में। ठीक है? चलो अब अगला है भाग 20। कौन सा भाग है? भाग 20। और भाग 20 में जानते हो एक ही अनुच्छेद है, वह है 368। कौन सा अनुच्छेद है? 368। और भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। ये जो पूरा किताब लिखे हैं, इस किताब में ऐसा नहीं है कि ये मतलब अमर है, ठीक है? संविधानिक किताब है तो संविधान लिखा गया, ऐसा नहीं कि अमर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद जोड़ा कि समय पड़ने पर अगर जरूरत हो तो इस किताब में संशोधन किया जा सकता है। और इसी का इस्तेमाल करते 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 तुम देख रहे हो कि आज हमारे यहाँ लगभग 106 संशोधन के आसपास हो चुके हैं। ठीक है? संशोधन हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 368। भाग कौन सा? 20। ठीक है? अब इसमें अनुच्छेद तो एक ही है 368, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें से इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले 368(1). 368(1) क्या कहा गया इसमें? कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को है। देखो, अगर संविधान संशोधन डायरेक्टली पूछे तो एक लाइन में याद रखने के लिए इसको कुछ याद नहीं हो रहा है, पहला राउंड में यही याद रखना है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। लेकिन अब जो है एग्जाम में थोड़ा सा अंदर घुसकर भी पूछ रहा है, इसलिए हम लोग दो लाइन पढ़ लेंगे, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? जानकारी दिमाग में रहनी चाहिए, याद तो अपने आप हो जाएगा। खाली तुमको पता होना चाहिए 368 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ये कहाँ कहा गया है? 368(1). ठीक है? ये तो खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना ये कि सिर्फ संसद के पास ही है। ध्यान देना, तुमसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास भी है। ये सही है कि गलत है?
आंसर है गलत है। संविधान में संशोधन सिर्फ संसद करेगी, राज्य को इसमें कोई अधिकार नहीं है, संसद का ये विशेषाधिकार है। राज्य के लिए भी अगर संशोधन करना होगा तो कौन करेगा? केंद्र। ये सवाल वर्ड में फंसा के तुमको पूछेगा कि किसी राज्य के लिए कोई संशोधन करना है तो बताओ ये संशोधन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा, या राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेगा? पहला दो में तो मतलब चुप जाओगे, लेकिन तीसरा वाला पे अटक जाओगे, ये वाला लग रहा है। राज्य अगर हो रहा है तो राज्य सरकार भी करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ अनुशंसा करेगी, यानी सिफारिश करेगी केंद्र सरकार से, हमको ऐसा करवाना है, अब आप संशोधन कीजिए। संशोधन हमेशा संविधान में कौन करेगा? संसद ही करेगा। किसमें कहा गया है? 368(1). ठीक है। अगला कहा गया है कि संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया सकता है। ऑब्वियस है, वहां पे दो सदन है केंद्र में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो पूछा जाएगा क्या संशोधन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है या सिर्फ राज्यसभा में या दोनों में? तो दोनों में से कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है। तो संशोधन विधेयक कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन इसको पारित कितना से होना पड़ेगा? 2/3 बहुमत से। कितना से? 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ तो ऐसे भी संशोधन है जिसमें राज्यों का भी अनुमोदन का आवश्यकता होता है। ये जब अभी विधेयक के बारे में पढ़ाएंगे और विधेयक में कैसे क्या पारित होता है वहां बताएंगे कि कैसे क्या होता है। सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें यह कहा गया है कि संशोधन विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा न्यूनतम कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। ये कहा गया 368(2) में। किसमें कहा गया है? 368(2) में। लेकिन नीचे एक लाइन दिख रहा है कि कुछ अपवाद के साथ। अब जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तो वहां अपवाद दिखाएंगे, इससे सवाल आता है। कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें अगर संशोधन करना हो तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत मतलब होता है 50% से अधिक। ठीक है। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है? उपलब्ध कैंडिडेट्स में से 50% से अधिक। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि विशेष बहुमत क्या होता है तो विशेष बहुमत में कितना पारित करवाना होता है? 2/3 सदस्य। कितना से? 2/3 सदस्य। ठीक है। तो याद रखोगे कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जहां पर सामान्य विधेयक से हम लोग पारित कर देते हैं, लेकिन रेस्ट सभी में क्या चाहिए? विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है। क्या क्या इसमें आता है, नहीं आता, ये सबका चर्चा हम लोग डिटेल से विधेयक के समय में करेंगे। ठीक है। अगला कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 में क्या था पता होना चाहिए तुमको? क्या था अनुच्छेद 13 में? अनुच्छेद 13 में कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया उसको क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड। लेकिन यह कहता है कि अगर संविधान संशोधन हो गया है अनुच्छेद 368 के तहत, ध्यान देना, अगर संविधान संशोधन हुआ है 368 के तहत, तब अनुच्छेद 13 इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। समझ में आया? यानी ये सीमित किया गया किसके अधिकारों को? कोर्ट के अधिकारों को। किसके अधिकारों को? कोर्ट के अधिकारों को। ठीक है। तो ये भी कहा गया 368 के 3 में। ये 3 पॉइंट है जिसको याद रखोगे। इन शॉर्ट एक लाइन में अगर पढ़ना हो तो 368 में संविधान संशोधन, 368 में संविधान संशोधन। लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ना है तो हमको 2-3 बात और याद रखना है कि संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। ये किसमें कहा गया? 368(1) में। अगर संविधान संशोधन हो रहा है 368 के तहत, तब उसको कितने बहुमत से पारित करना होगा? 2/3 बहुमत से। क्या इसका अपवाद भी है? तो बहुत सारा अनुच्छेद इसका अपवाद है, बहुत सारा कंडीशन है, वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। और अगला कहा गया 368(3) में अनुच्छेद 13 इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये 3 बात याद रखोगे 368 से। ठीक है। हमारे यहाँ जितने संशोधन होते हैं सारे संशोधन 368 के तहत नहीं होते हैं, ध्यान देना। ठीक है। चलो अगला भाग है भाग 21। कौन सा भाग है? भाग 21। अब खत्म हो चुका है कहानी, अब बहुत ज्यादा कोई दम है नहीं, अब कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है। क्या? हाँ, यहाँ जो 2/3 तुम देख रहे हो बहुमत, यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक, जितने सदस्य बैठे हुए हैं उसका 50%, मतलब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए 2 कंडीशन होता है। 2 तरह कंडीशन हो सकता है, ये कुल सदस्य और जितने सदस्य उपलब्ध हैं। ठीक है। तो नॉर्मल जो क्या बोले इससे पहले सामान्य तरीके से जो पारित होगा, जो इसको 50% से अधिक चाहिए, वो सिर्फ उपस्थित सदस्य में 50% से अधिक। ठीक है। लेकिन इसके लिए है कि कुल सदस्य का 50% से अधिक होनी चाहिए और जो बैठे हुए लोग हैं उसमें 2/3 सदस्य होना चाहिए। समझ में आया?
इसमें दो कंडीशन होता है, जो 2/3 बहुमत वाला है कि जो बैठे लोग हैं उसका 2/3 से अधिक और जितने टोटल सदस्य हैं उसका 50% से अधिक, ये दो कंडीशन लगा हुआ है। यानी हमारे लिए सामान्य रूप से बैठने की सदस्यता जो है वह है कोरम। क्या है? कोरम। और कोरम कितना है? 1/10 मान के चलो, इसको समझना थोड़ा सा कि अगर 100 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट है तो बैठक कितना से होना शुरू हो जाएगा? 10 कैंडिडेट से, ठीक है, 10 कैंडिडेट से। और कोई सामान्य विधेयक अगर पारित करना है यानी समान बहुमत चाहिए तो उसके लिए कितना वोट चाहिए उसको? मिनिमम 6 वोट। कितना वोट चाहिए? ऑब्वियस है ना, जितना सदस्य बैठा हुआ उसका हमको 50% से अधिक चाहिए। तो 10 कैंडिडेट अगर है तो बैठक शुरू हो जाएगा और उसको वोट कितना चाहिए? 6, वो पारित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत से अगर पारित करना है तो इसको सबसे पहला कंडीशन कुल सदस्य में 50% से अधिक होने चाहिए। यानी यहाँ पर 10 कैंडिडेट अगर बैठा रहेगा तो उसको विशेष बहुमत से पारित करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पहला कंडीशन है कुल सदस्य, कुल सदस्य है 100, इसको बैठक में हिस्सा कितना लेना चाहिए? इसके में कम से कम 51, कम से कम 51। इतने लोग सिर्फ बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि इतने लोगों का समर्थन चाहिए, तो 51 लोग मिनिमम तो समर्थन देना ही देना पड़ेगा। उसके बावजूद जितने लोग बैठे हुए हैं उसका 2/3 होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं भाग 21 पर। कौन सा भाग है? 21। भाग 21 में कहा गया है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। ये संक्रमणकालीन क्या है? बताए थे कि जब संविधान लागू हुआ उस समय से लेकर कुछ बोल रहे हो क्या बीच में? वो गुनगुन आवाज आ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है इसको समझो, ठीक है। अनुच्छेद 21 में कहा गया था, ये भाग में, सॉरी अनुच्छेद नहीं, भाग 21 में जब भाग पढ़ा रहे थे वहां भी बताए थे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, अब बताए थे कि हर एक चीज का एक पड़ाव होता है। बच्चा पैदा लिया चल नहीं सकता है, ठीक है, बच्चा पैदा लिया तो चल नहीं पाता है, और बड़ा जब होता है तो चलने लगता है। क्या बीच में कुछ आता है कि अचानक एक दिन सो के उठा चलने लगता है? बीच में वो घुड़कता है, लुढ़कता है, फिर ऐसे ऐसे कैसे करता है, उसके बाद चलता है। तो नहीं चलने और चलने के बीच में एक पीरियड है जिसको हम उसका संक्रमणकालीन पीरियड कहेंगे, यानी ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पीरियड। वैसे ही संविधान जब बना, ठीक है, उस समय से लेकर अभी पूर्ण रूप से संविधान लागू है। क्या अचानक से ऐसा हुआ होगा कि सब कोई संविधान मानने लगा होगा या सब कंडीशन वैलिड हो गया होगा? आंसर है नहीं। कुछ जगह पे विशेष उपबंध भी रखे गए थे। इसी पीरियड को कहा गया, हमारा जब संविधान लागू हुआ कि ठीक है आज से हम संविधान लागू कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे जो सरकार है उसको लग जाएगा कि संविधान पूरी तरीके से अब लागू कर देने चाहिए। इस बीच में कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जिसको हम लोग टेम्पोररी लागू करेंगे। जिसको किसी को खुश करना है, किसी को शांत रखना है तो हम लोग टेम्पोररी बोल देते हैं। तुम्हारे घर में भी होता है कि तुम रो रहे हो, तुम बोल रहे हो पापा हमको लैपटॉप चाहिए, रो रहे हो, इच्छा तो हो रहा है कि इसको 2 चमेटा मार दें, लेकिन उनको लग रहा है कि 2 चमेटा मारेंगे तो और ज्यादा रोएगा। बोलेंगे अच्छा ठीक है कल दिला देंगे। लगता है कि वो कल कभी आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन तुमको शांत करने के लिए बोल देंगे। हो सकता है कि लैपटॉप की जगह तुमको दूसरा कुछ और दिला दे, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक समय ऐसा था जब संविधान लागू हुआ, और एक समय ऐसा हुआ जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होने लायक हो गया। इस बीच में कुछ समय ऐसा होगा जिसको हम लोग संक्रमणकालीन समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संक्रमणकालीन, जहां पर हम संविधान को लागू करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। इसी बीच के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए गए थे जो कि टेम्पोररी था। क्या था? टेम्पोररी था। इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। कहां से कहां इसमें अनुच्छेद आ जाएगा? 369 से लेकर 392, 369 से लेकर 392। इस बीच में जितने भी चीजें हैं कहा गया है कि इसको कभी भी खत्म कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? कभी भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? अस्थायी। अब इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, वो था जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर का? 370। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला, सब जानते हो, 370 के था। पर क्या ये हमेशा हमेशा के लिए मिला था? आंसर नहीं। तुमको मौलिक अधिकार मिला है ना, तो क्या ये हमेशा हमेशा के लिए मिला है? आंसर है हाँ, हमेशा हमेशा के लिए मिला है। कोई भी सरकार अगर ये बोलेगी कि हम मौलिक अधिकार को खत्म कर रहे हैं तो क्या ये संविधान उसको परमिशन देता है? तो आंसर है नहीं। हमारा संविधान का जो व्याख्याता है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मूल ढांचा में एक अंग है, वो है मौलिक अधिकार। तो कोई भी सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती है, इसमें बदलाव ला सकती है लेकिन कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकती है। तो इसी को हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे अनुच्छेद भी डाले हुए थे जिसमें यह कहा गया था इसको आप क्या कीजिएगा? खत्म कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग किसमें डाल दिए? भाग 21 में। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो अस्थायी था और उसको कभी भी खत्म किया जा सकता था। और इसका इस्तेमाल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने बोला खत्म करने का अधिकार है हमारे पास, हम करेंगे, जो करना है उखाड़ दो। ठीक है, तो याद रखोगे 370 कौन सा अनुच्छेद है? 370। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के तहत? 370। कब लागू हुआ था ये? 1954 में। और इसको निरस्त कब किया गया? 2019 में। ठीक है, क्या क्या कुछ गड़बड़ दिखे क्या? ठीक है, तो कब इसको लागू किया गया था? 1954 में। और निरस्त कब किया गया? 2004 में। ठीक, सॉरी 2019 में। इसके साथ एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल था। वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 35A। तो अगर तुमसे अभी भी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के लिए दो विशेष अनुच्छेद कौन से थे, एक था 370 और दूसरा था 35A। 35A में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कौन जमीन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, कौन बस सकता है, इसकी चर्चा की गई थी 35A में। और जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था संवैधानिक रूप से, किस अनुच्छेद में? 370 में। क्या याद हुआ इतना सा? अब ये दोनों क्या हो चुका है? निरस्त। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अब याद रखोगे ये अनुच्छेद क्या हो चुका है? खत्म। ठीक है, निरस्त हो चुका है। ठीक है, चलो अगला है कुछ अन्य राज्यों को विशेष दर्जा। हमारे संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में कुछ अन्य राज्यों का भी उल्लेख है, यहां से कभी कभी सवाल आता है, इसलिए याद रखोगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किसमें? 370। किसमें? 370। देखो, विशेष राज्य का दर्जा दो तरीके से दिया जाता है, हम लोग इसको एक ही भाषा में समझते हैं पर दो तरीके से। एक आर्थिक विशेष दर्जा होता है जिसका मांग बिहार कर रहा है। ठीक है, आर्थिक विशेष दर्जा, ये संवैधानिक विशेष दर्जा है। क्या दोनों शब्द में थोड़ा सा क्लैरिटी मिला? संविधान में किसी भौगोलिक क्षेत्र को किसी खास तवज्जो को देने के लिए, मतलब भौगोलिक क्षेत्र वैसा है या वहां पर कुछ खास तरह के कुछ ऐसे क्या बोल सकते हो कल्चर है जिसको हमको अलग से दर्जा देना पड़ेगा, ऐसे क्षेत्रों को संवैधानिक रूप से विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन अभी जो तुम चर्चा सुनते हो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, यह है आर्थिक पैकेज। क्या है ये? आर्थिक पैकेज। तो बिहार को यहां घुसना है कि बिहार आर्थिक पैकेज मांग रहा है? आर्थिक पैकेज, उसको हम कहते हैं विशेष राज्य, जो अभी हम लोग चर्चा में सुनते हैं। ये अलग चीज है, यह है संवैधानिक विशेष स्थिति। ठीक है, तो इसमें से 371 है। कौन सा अनुच्छेद है? 371। और अब अगर किसी को भी कभी इसमें जोड़ना होता है तो ABCD करके इसमें घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो 371 में किस राज्य का विशेष दर्जा है? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। 371A नागालैंड, 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D ठीक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 371F, ठीक है, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371 I गोवा और 371 J कर्नाटक। ठीक है, अब बोलोगे क्या ये याद करना है? तो हाँ, ये याद करना है। ठीक है, इससे एग्जाम में कभी कभी सवाल आ जाता है और घटिया सवाल होता है जब मैच द फॉलोइंग में चार तो डाल देता है। ठीक है, एक पूछे तो चलो ठीक है, किसी तरह बच्चा याद अगर है तो ठीक है, लेकिन जब चार पूछ, हाँ ये बड़ा सवाल है। ई नहीं, ई छोड़ दिए। ठीक है, ई जो है वह आंध्र प्रदेश के लिए ही विशेष उपबंध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा 371D में मिला हुआ है और इसके यूनिवर्सिटीज के लिए विशेष उपबंध किए हैं 371E में, इसीलिए छोड़ दिए। ठीक है, ये भी याद रखोगे। ए से लेकर जे तक में एक छोड़ देंगे, वो कौन सा है? ई। और सब विशेष अलग अलग राज्य का दर्जा है। फिर से अब इसको एक दो बार पढ़ के याद कर लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का चर्चा 371, महाराष्ट्र गुजरात 371, महाराष्ट्र गुजरात 371। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए भूल जाओगे ऐसे। पहली बात तो यहां तक समझना है कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है 370 में, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को, और अन्य राज्यों को 371 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर को किसमें? 370। ये सबको याद रहता है, जिसको याद नहीं है आज ही याद करो। अब इसको निरस्त कर दिया गया है, जो नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना उसको भी पता है। अभी किसी बिहारी से पूछ लो आप बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते हैं? 370 हटाए हैं। ठीक है, क्या है 370 हटाए हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है नहीं पता, हटाए 370। किसी माइका लाल का औकात नहीं था 370 हटा दे। अरे है क्या 370? आपको क्या फायदा होगा? हमको क्या फायदा होगा? हटा है, बस हटा है। ठीक है,
तुम बिहार वाला वोट कर रहा है आज के डेट में 370 को लेकर, तुम जान नहीं रहे हो। सोच रहे हो बिहार को क्या फायदा है? 370 रहे, हट जाए, वापस आ जाए, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी है जम्मू कश्मीर का चर्चा है, हमारे हमसे कोई रिलेटेड नहीं है। अब इसमें कोई पढ़ा लिखा होगा, बोलेगा हाँ है सर, हम लोग वहां जा सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है, संपत्ति मंदी खरीद सकते हैं। कितना आदमी जाके खरीदोगे बताओ तो? किसका औकात है? खरीद लो जाके। अभी जो वहां का है वो बेच के भाग रहा है ठीक है, तुम जाके खरीद लो, ठीक है, वहां का जो है वो बेच के भाग रहा है, और तुमको खरीदना है, जाके खरीदो, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये तुमको बरगलाया गया है और तुम इसको देखकर वोट देते हो, ठीक है। इसीलिए याद रखोगे, हम निंदा नहीं कर रहे हैं किसी का, हम ये बताना चाह रहे हैं जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी पता है, तो तुमको तो पता होनी ही चाहिए। 370 में किसको? जम्मू कश्मीर को, ठीक है। इसके अलावे 371 में रेश राज्य, यहां तक याद रखना है। तो सबसे पहले किसको देगा याद रखना, सबसे पहले देखो एक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? वहां से हमारे महात्मा गांधी बापू थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले इज्जत देना होगा, विशेष दर्जा देना होगा, बापू को ना देंगे, तो याद रखना गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। और महाराष्ट्र गुजरात एक ही साथ था, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही साथ था, तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात, विशेष हाथ का दर्जा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात एक ही साथ था, दोनों एक ही जगह था, एक ही साथ ही था पहले, ठीक है। तो याद रखना 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 ए नागालैंड, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 बी असम, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 सी मणिपुर, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 डी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश आएगा तो उसी से बढ़ के तेलंगाना हुआ, तो तेलंगाना भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है। 371 एफ सिक्किम, 371 एफ सिक्किम, जी मिजोरम, जी मिजोरम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, आई गोवा, आई गोवा, जे कर्नाटक, जे कर्नाटक, जे कर्नाटक। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 मणिपुर किसमें? सी में। याद रखना मनी करेंसी होता है, मनी क्या होता है? करेंसी। देखो जो लगेगा उसको हम लगवा देंगे, और मोटा मोटी अगर याद रख गया तो मैच ज़्यादा फॉलोइंग पूछ लिया तो 100% कर लोगे, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना 2-3 वो अगर मैच द फॉलोइंग पूछा है तो देगा ही देगा, ठीक है। चलो याद सब हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो याद रखो मनी करेंसी है, मनी क्या है? करेंसी। तो मणिपुर सी, मणिपुर सी, मणिपुर सी। जब कोई चढ़ा लेता है ना तो उसको इज्जत चाहिए, ठीक है, उसको इज्जत चाहिए, उसके नाम के आगे जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई मान लो यहाँ रमेश बैठा हुआ है, रमेश पी के आया हुआ है, उसको बोलेगा ए रमेश इधर सुनो, इज्जत से बात कीजिए, रमेश जी इधर आइए, हाँ अब बोलिए, ठीक है। तो क्या चाहिए? जी चाहिए, जी, ठीक है। अगर कोई रम पी के आया तो उसको क्या चाहिए? जी, ना इज्जत देना पड़ेगा ना, जी लगाना पड़ेगा उसके नाम के आगे। तो याद रखोगे मिजोरम जी, मिजोरम जी, रम पी का आया मिजोरम, मिजोरम जी, मिजोरम जी, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है गोवा। कौन सा है? गोवा। हाँ, आई वॉन्ट टू गो गोवा, ठीक है। कहाँ जाना है? आई को कहाँ जाना है? गोवा, आई गोवा, आई गोवा, आई गोवा, ठीक है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। मणिपुर, मणिपुर सी, सब याद हो जाएगा, टेंशन क्या लेता है, अभी बीच वाला जो वो सब भी याद हो जाएगा, पहले 1-2 पढ़ाओ तो क्लियर कर लें। मणिपुर सी, मणिपुर सी, मिजोरम जी, मिजोरम जी, मिजोरम, आई गोवा, ये तीनों याद हुआ। अब फिर से वापस आते हैं। नागालैंड ए, नागालैंड ए, नागालैंड ए, सिक्किम, हमको पक्का बताता बी करेगा तुमको। सिक्किम एफ, सिक्किम एफ, सिक्किम एफ, सिक्किम एफ, मिजोरम जी, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर सी, आंध्र प्रदेश बी, आंध्र प्रदेश बी, आंध्र प्रदेश बी, आंध्र प्रदेश, असम बी, असम बी। ये याद रखना, असम इंपॉर्टेंट है, असम पूछता एग्जाम, ठीक है। असम बी, असम बी, असम बी। अरुणाचल प्रदेश एच, अरुणाचल प्रदेश एच, अरुणाचल प्रदेश एच। गोवा आई, गोवा आई। कर्नाटक जे, कर्नाटक जे, कर्नाटक जे। फिर से रिपीट करते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जब भी सुनो, महाराष्ट्र जब भी सुनो गुजरात के साथ याद करना।
और याद रखोगे सबसे पहले इज्जत दिया है तो 371। महाराष्ट्र गुजरात 371, महाराष्ट्र गुजरात 371, नागालैंड ए, नागालैंड ए, सारा 371 ही है, इसलिए खाली ABCD याद रखना है। नागालैंड ए, असम बी, असम बी, असम, मणिपुर सी, मणिपुर, आंध्र प्रदेश बी, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश आएगा तो साथ में तेलंगाना, ठीक है। सिक्किम एफ, सिक्किम एफ, मिजोरम जी, मिजोरम जी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एस, गोवा आई, कर्नाटक जे। याद हो गया सब। अब देखना याद करना, अब सिर्फ जो पूछेंगे वही, ठीक है। तुम बताओ, कर्नाटक जे, ठीक है। तुम बताओ, मणिपुर सी, नागालैंड ए, नागालैंड, तुम बताओ, मिजोरम जी, मिजोरम जी, रम पिका है जी के साथ बताओ, मिजोरम जी, मिजोरम जी, गोवा आई, गोवा आई, असम बी, असम बी, असम याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। असम, मणिपुर, गोवा, यही 3 पूछता है, और उसके बाद मिजोरम, ये 3-4 पूछता है, लेकिन तुमको सब याद हो गया। क्या याद हो गया? ये छोड़ दें पक्का? ऐसा कोई जिसको लग रहा है कि याद नहीं हुआ है? ऐसा कोई जिसको ये लग रहा हो कि पढ़ क्या रहे हैं? बोलो, किसी को अगर लग रहा है कि पढ़ क्या रहे हैं तो बताओ, जानना चाहते हैं कि हो सकता है कोई अच्छा हो जिसको कुछ समझ भी नहीं आया। तुम सबको समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बताओ? ये जो है हमारे देश में जो भी राज्य हैं उनमें से कुछ राज्यों को संवैधानिक स्तर पर विशेष स्थिति मिला हुआ है। जैसे हम लोग घर में भी करते हैं ना, किसी किसी को विशेष पोजीशन देते हैं, चाहे वह किसी कंडीशन हो सकता है। या तो तुम्हारे मतलब देखोगे घर में तो बहुत बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उनको विशेष कंडीशन दोगे, या बहुत गरीब हैं, ठीक है, यानी तो मान लो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसको दोगे, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे राज्य हैं, इनको विशेष दर्जा दिया गया है संवैधानिक तौर पर। उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में किसका नाम है और किसका क्या क्या कंडीशन है। सबका अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। हमको कंडीशन पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ेंगे कि नागालैंड को क्यों विशेष का दर्जा दिया गया? नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी। सिर्फ इतना याद रखना है कि दिया गया है, ठीक है। तुमको डायरेक्ट इसमें से उठा के पूछ लेगा कि संवैधानिक विशेष दर्जा निम्न से किस राज्य को मिला हुआ है। ये सब नाम पता होना चाहिए, और किस अनुच्छेद में वर्णित है ये भी पता होना चाहिए। क्या है नहीं है वो सब कुछ नहीं पता। फिर से रिपीट करो, महाराष्ट्र का चर्चा, गुजरात का चर्चा, मणिपुर का चर्चा, असम का चर्चा, नागालैंड का चर्चा, मिजोरम का चर्चा, कर्नाटक का चर्चा, गोवा का चर्चा आई, ठीक है। सिक्किम का चर्चा एफ, सिक्किम का चर्चा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सब याद हो गया तुम लोग को जी। चलो अब अगला है भाग 22। क्या है? भाग 22, और ये हमारा आखिरी भाग है। अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान का आखिरी भाग कौन सा है, भाग 22, और भाग 22 आखिरी है, तो इसमें आखिरी कुछ चीजें लिखी गई है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए कहां से कहां तक, अनुच्छेद 393 से लेकर कहां तक हुआ, 92 तक हुआ ना, 393 से लेकर 395, ठीक है, 395। क्या कहा गया इसमें अगर ये पूछा जाए तो, मान लो कुछ संक्षिप्त शब्द है उसका विवरण दिया गया है, ठीक है, या कोई स्पेशल और कंडीशन है, या मान लो संविधान जब लागू हो नहीं हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1950 को। इसके बीच में कौन कौन सा अनुच्छेद लागू रहेगा बताए थे? कितने अनुच्छेद थे? 15 अनुच्छेद थे जो लागू किया गया था। ये सब चीज का चर्चा यहाँ किया गया है। कौन सा भाग? भाग 22 आखिरी चीज है। हम लोग लिखते हैं ना कि ऊपर जो चीजें दी गई है उसमें से नोट डाल के हम लिख देते हैं कि इसको ऐसा समझिएगा, ये हम अभी पढ़ देंगे, ये फिर बाद में पढ़ेंगे, इस तरह का नोट लास्ट में लिखा हुआ है। वही नोट को हम भाग 22 के रूप में देखते हैं, और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें से एक दो जो कभी पूछा जा सकता है वो ये है कि प्रारंभ में 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हुए। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है ये बताओ? 394। कौन सा? 394 की शुरुआत में कितने अनुच्छेद लागू हुए ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 394 कि 26 नवंबर 1949 को इतने अनुच्छेद लागू होंगे, बाकी सब 26 नवंबर 1950 से, ठीक है। तो याद रखोगे 394। और 394 ए में ही कहा गया है, 394 ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहें
तो संविधान का अनुवाद करवा सकते हैं हिंदी में। किसमें? हिंदी में। ठीक है, हिंदी में। राष्ट्रपति अगर चाहें तो संविधान का अनुवाद हिंदी में करवा सकते हैं। किसमें कहा गया है? 394A में। बस इतना सा याद रखना। रेयरेस्ट केस कभी ऐसा होगा तो ये सब पूछेगा, नहीं तब नहीं पूछेगा। पूछने के लिए बहुत बचा हुआ है उधर जो पूछता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी अगर पूछ ले, यही दो अनुच्छेद पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। तुमसे अगर पूछ ले कि जो 15 अनुच्छेद शुरुआत में लागू हुआ था, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? 394 में। और संविधान का जो मूल संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया है? इंग्लिश में। किसमें लिखा गया है? इंग्लिश में। इसका ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ। करवाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करवा सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 394A के तहत। क्या याद हो गया? और इस तरह से हमारा संविधान हो गया खत्म। संविधान बोलते हैं, अनुच्छेद हो गया खत्म। बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत दिन से साथ चल रहा था। ठीक है, कितना दिन क्लास रहा इसका? कितना दिन चला? 15 दिन। 15 दिन में खत्म हो गया, मतलब 20 दिन कम से कम हुआ होगा। ठीक है, रिवाइज कर लें एक बार पूरा। चलो, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार कानूनी रूप से 361, इनके खिलाफ केस नहीं हो सकता है, इनको जेल नहीं हो सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है, इनके द्वारा जो भी कार्रवाई किए जाएंगे उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। ये सब कहा गया 361। ठीक है, संसद के अंदर जो कार्रवाई चल रहे हैं या विधानमंडल के अंदर जो कार्रवाई चल रहे हैं उस पर उसका प्रकाशन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 361A के तहत। इस पर कोई भी तरह का रोक नहीं लगाया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है देशी रियासत और शासकों को विशेषाधिकार। कौन सा? 362। इसके अलावे उनको पेंशन दिया जाता है, इसको प्रीवी पर्स कहते थे। 291। ये दोनों, हाँ 291, ध्यान देना, ये 291 है और ये 362 है। दोनों अनुच्छेद को एक साथ निरस्त किया गया। कब? 1971 में। कौन सा संविधान संशोधन? 26वां। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, कई बार यहाँ से सवाल आए हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्व के राज्य या राजवाड़ियों के साथ जो संधि वगैरह हुआ था वो सब तुरंत चैलेंज नहीं किया सकता है कोर्ट में। कौन सा? 363। बंदरगांव और जो हवाई अड्डा है उसका विशेष उपबंध। किसमें? 364। यदि राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए निर्देश का पालन नहीं करता है तो वहां पे संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा। किस अनुच्छेद में? 365। और इसको मानते हुए किसकी अनुशंसा की जा सकती है? राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद संविधान संशोधन की चर्चा 368। संविधान संशोधन सिर्फ संसद करेगा। 368A। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 बाधा नहीं डालेगा। कौन सा? 368(3). 368(3). और संविधान संशोधन सामान्यतः 2/3 बहुमत से होगा। 368(2). 368(2). ठीक है, जम्मू कश्मीर का विशेष उपबंध 370 अब हो चुका है निरस्त। कब हुआ निरस्त? 2019 में। लागू कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, कुछ अन्य राज्यों का विशेष उपबंध, महाराष्ट्र को 371, गुजरात को 371, अरुणाचल प्रदेश को 371H, अरुणाचल प्रदेश 371H, मणिपुर 371C, गोवा 371I, मिजोरम 371G। ठीक है, सिक्किम 371F, असम 371B, नागालैंड 371A। ठीक है, आंध्र प्रदेश 371D। ठीक है, तेलंगाना 371D। और कुछ बच गया? कर्नाटक 371J। क्लियर है? चलो, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी जो 100% याद रखना है 361, 365, 368। ठीक है, 368 ये तो याद रखना ही रखना है, ये भूल नहीं सकते हो बस। और भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हैं तो याद तो रखना ही है, लेकिन फिलहाल भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ?